मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। वैष्णव पटेल जी, विशाल चौबे जी, मैं बहुत अच्छा हूं भाई। अभिषेक शर्मा जी बहुत बढ़िया। रवि, आतिश शर्मा, रोहित कुमार, पृथ्वी चौहान, मनीष कुमार यादव, अर्पिता नियोगी, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोम्बस। रोम्बस को हम बोलते हैं हिंदी में समचतुर्भुज। मैं कुछ छोटी छोटी चीजें क्लियर कर देता हूं। ये भी पैरेललोग्राम फैमिली से ही आती है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें होती हैं। उन खास बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि रोम्बस की सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर होती हैं। स्क्वायर में और रोम्बस में एक ही डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बहुत सारे हैं, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस ये कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस का हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता। स्क्वायर की भी सारी साइडें बराबर होती हैं और रोम्बस की भी सारी साइडें बराबर होती हैं। अब आगे आते हैं क्या कि मेरे प्यारे बच्चों, मेन कहानी ये है कि जो रोम्बस है ना, उसके जो अपोजिट एंगल है वो बराबर होते हैं। आप कहेंगे सर ये कौन सी नई चीज बताई आपने, ये तो उसके भी थे, पैरेललोग्राम के बिल्कुल थे सर। अपोजिट एंगल मेरे प्यारे बच्चों बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। दूसरी बात, ये अपोजिट एंगल, ये डायगोनल हुआ मेरे भाई। मजे की बात यह है कि रोम्बस जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, कोण संधि भाजक भी कहलाते हैं। यानी कोणों को दो बराबर हिस्सों में बांटते भी हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। डायगोनल जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री पे भी काटते हैं। दो बराबर हिस्सों में भी बांटेंगे और 90 डिग्री पे भी काटेंगे। लेकिन ये गलती से मत सोचिएगा कि डायगोनल बराबर होते हैं, हो ही नहीं सकते। जब तक सारे कोण 90-90 डिग्री नहीं होंगे तब तक डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे। इस थ्योरी को भी लास्ट में एक बार समझाऊंगा। ये बेसिक रोम्बस का मैंने डिस्कशन किया। आइए अब इस पे आगे चलते हैं। रोम्बस की कहानी मेन मेन पॉइंट पढ़ते हैं। सारी भुजाएं बराबर होती है, राइट एंगल पे काटते हैं और बराबर होता है। रोम्बस मे और मे नोट बी स्क्वायर बट ऑल स्क्वायर आर रोम्बस। कहता है कि रोम्बस जो होती है वो स्क्वायर हो भी सकती है, नहीं भी, बट हर स्क्वायर रोम्बस होता है ना। इस कहानी को भी मैं जब डिफरेंस क्रिएट कराऊंगा तब वहां क्लियर करके समझा दूंगा। आइए अगली बात है कि अगर हम किसी रोम्बस के सारे साइडों के मिड पॉइंट को मिला दें तो जो फिगर बनेगी वो रेक्टेंगल होगी। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये कोई रोम्बस है, ध्यान से समझिएगा, और अगर हम इसके सारे मिड पॉइंटों को मिला दें तो क्या फिगर बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी जो फिगर बनेगी वो रेक्टेंगल बनेगी। अगला पॉइंट है, ऑल पैरेललोग्राम इज रोम्बस बट इफ इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहता है सारी पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाएंगी, लेकिन डिफरेंस ये है कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को 90 पे मतलब नहीं काटते, लेकिन रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। अगली बात, एरिया ऑफ, अच्छा रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये मान लीजिए कोई रोम्बस है आपके पास, ध्यान से देखिए मेरी बात को, तू क्यों नाराज हो रहा है। ये मेरे प्यारे बच्चों कोई रोम्बस है और अगर इस रोम्बस में डायगोनल है तो मैंने ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझाई कि इसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। अगर इस डायगोनल की लेंथ d1 है तो इस वाले डायगोनल की लेंथ d2 है। आपने कहा हाँ। और मेरे प्यारे बच्चों ये बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री पे काटते भी। आपने कहा जी हाँ, ये बात तो आपने समझा दी। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमें एरिया पूछा हो, अगर हमें रोम्बस का एरिया पूछा हो तो रोम्बस का एरिया होगा हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये रोम्बस का एरिया हो जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2। क्या मेरी बात समझ पाए। यानी दोनों डायगोनल के मल्टीप्लीकेशन का आधा मेरा रोम्बस का एरिया होता है। एक और नई चीज है, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये हाइट h है, ये हाइट h है, ये a है, तो आप इस बात को भी बहुत खूबी समझेंगे। देखिए बेसिक को समझने की कोशिश करिएगा, रटने की नहीं।
अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैं एक अल्टीट्यूड डाल दूं इधर, 90 डिग्री का कोण खींच दो, और इसकी हाइट h है और रोम्बस की साइड a है, तो मेरे प्यारे बच्चों रोम्बस का एरिया पैरेललोग्राम की तरह बेस इंटू हाइट भी हम लिख सकते हैं। ये भी रोम्बस का ही एरिया हुआ, ये भी मेरे प्यारे बच्चों रोम्बस का ही एरिया है ना। ठीक है भाई, अभी 6 में बात करते हैं। अब यहां तक की बात समझ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात समझते हैं कि ये a है, ये h है, तो इस पूरी पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा a इंटू एच। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बच्चे ये वाला एंगल आपको दे दिया जाए थीटा, ये एंगल आपको दे दिया जाए, तो आप ये बात तो जानते हैं कि रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती हैं। ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हुआ था? आप कहेंगे साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों एच की वैल्यू क्या आ गई? ए साइन थीटा। ए, एच की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों ए साइन थीटा। ए को ए से गुना किया मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ, और वो नोटिस ये करेंगे कि किसी रोम्बस का एरिया ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो जाएगा, यानी दोनों भुजाएं, जो भुजाएं उसका वर्ग गुना में उन दोनों भुजाओं के बीच का जो एंगल है ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो जाएगा, अगर दोनों साइडों के बीच का एंगल भी आपको दे रखा हो तो। अब आइए आगे, अगला पॉइंट, डायगोनल बाइसेक्ट की मैं बता चुका हूं 90 डिग्री पे काटता है। ये भी ध्यान रखना कि ये जो एरियाज होते हैं ये सारे बराबर होते हैं। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, सारे एरिया बराबर होते हैं। अब आते हैं आगे। भाई सारी साइडें बराबर होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को एंगल बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, डायगोनल बाइसेक्टर रोम्बस इनटू टू इक्वल एरिया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि डायगोनल जो होते हैं वो रोम्बस को भैया दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये डायगोनल खींच दूंगा तो जितना एरिया ये होगा उतना ही है। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं ये वाला डायगोनल खींच दूंगा तो भी ये दो इक्वल एरिया में बट जाएगा। और अगर दोनों डायगोनल खींचते हैं तो ये चार इक्वल एरिया में, एक दो तीन चार, तो चार समान क्षेत्रफलों में ये बट जाएगा। ठीक है जी। डायगोनल जो होते हैं बराबर नहीं होते, आप वैसे भी देख रहे होंगे ये छोटा है या बड़ा है, डायगोनल बराबर नहीं होता। ऑल फोर ट्रायंगल्स मेड बाय टू डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चारों जो ट्रायंगलें बनती है कॉन्ग्रुएंट होती हैं। कौन कौन सी चारों ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों? ये चारों का एरिया बराबर होता है, कॉन्ग्रुएंट होती है। आगे आइए। अब मेरे प्यारे बच्चों डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब आपसे ये पूछ लेता है कि इन डायगोनल में और साइड में रिलेशन बताइए क्या होगा। आपको क्या कहना है कि भाई मान लेते हैं ये वाला डायगोनल D1 है पूरा। अगर पूरा D1 है तो यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा? D1 का आधा। ये वाला पूरा डायगोनल D2 है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? आधा, D2/2। बिल्कुल ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। आपने कहा ठीक है। तो ये एक फार्मूला बन गया, और इसी फार्मूले को और प्यूरिफाई करें और 4 से गुना कर दें, तो पहले वाले डायगोनल का वर्ग जमा दूसरे वाले डायगोनल का वर्ग बराबर होगा मेरे बच्चों 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। हाँ जी। अब और आगे आते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछे कि एक ट्रायंगल का एरिया बताइए, किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया बताइए, तो आप कहेंगे कि सर देखो पूरी पैरेललोग्राम का ना इसका रोम्बस का एरिया कितना हुआ? हाफ इंटू D1 इंटू D2। अगर डायगोनल दे रखे हैं तो ये हुआ पूरी रोम्बस का एरिया। अगर मुझे सर इसका एरिया चाहिए, तो सर मैं जानता हूं कि पूरे रोम्बस के एरिया का 1/4 है ये, तो पूरा रोम्बस का एरिया इतना है, इसका 1/4 कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 1/8 इंटू D1 इंटू D2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी। पेरीमीटर 4A होता है। अब इस पे सवाल लेने शुरू करें, बताइए। कह रहा भैया ये वाला कोण 50 डिग्री है तो RSQ कितना होगा? RSQ, आप ये बात तो जानते हैं, दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन काटेगी, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा। ये 50 है तो 130 डिग्री, ये 50, ये 50 होगा, ये 130 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों RSQ पूछा था, RSQ पूछा हुआ है, तो चलिए इसको भी निकालते हैं। RSQ की वैल्यू, अब मेरे प्यारे बच्चों पूरा कोण 130 है। अगर मैं डायगोनल खींचूंगा तो हमें ये बात पता है कि डायगोनल जो होता है एंगल बाइसेक्टर होते हैं। अगर ये पूरा कोण 130 है तो ये क्या होगा? उसका आधा होगा। तो ये कोण कितना होगा? 65 डिग्री। RSQ दे ही नहीं रखा है, गड़बड़ कर रखी है, ऑप्शन में मिस्टेक है। RSQ, PQRS,
RSP पूछना चाह रहा होगा, ये RSP पूछ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर RSQ पूछ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 65 डिग्री, क्योंकि 130 का आधा 65 डिग्री होता है। कहता है ABCD एक समचतुर्भुज जिसके दो आसन कोण बी व सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं, तो BEC का मान ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो यार, ये एक रोम्बस है, ये डायगोनल है, कहता है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये नाम है भैया ABCD। सवाल में कह रहे हैं एक समचतुर्भुज जिसके दो आसन कोण बी व सी के आंतरिक कोण समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं, तो इनके एंगल बाइसेक्टर ई पॉइंट पे मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ये रोम्बस है, रोम्बस के हमेशा 90 डिग्री पे काटेंगे, तो BEC बताना है, तो BEC होगा मेरे बच्चे 90 डिग्री। देखिए मेरे भाई एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण क्रमशः इतने और इतने सेंटीमीटर, उसका परिमाप ज्ञात करिए। भैया ये बताओ, अगर ये रोम्बस है, आपने कहा जी हाँ, तो एक डायगोनल की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, दूसरे वाले डायगोनल की लेंथ है मेरे बच्चे 48 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब आपको याद है कि मैंने पीछे एक रिलेशन लिखवाया था यहाँ, कि भाई पहले वाले डायगोनल का स्क्वायर दूसरे वाले डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। आपने कहा हाँ जी, तो एक रिलेशन तो हम यहां से कर सकते हैं कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर। हाँ जी, दूसरी चीज ये कि दो विकर्ण है 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना, उसका परिमाप बताइए क्या होगा। अगर ये डायगोनल 14 सेंटीमीटर है और ये है मेरा 48 सेंटीमीटर, तो हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यू रख के भाग दे के ए की वैल्यू निकाल दें, या फिर हम थोड़े समझदार हैं, 14 है तो ये लेंथ 7 होगी, या 48 है तो ये लेंथ 24 होगी। ये मेरे प्यारे बच्चों ट्रिपलेट बनाएगा, और अगर ये ट्रिपलेट बनेगा, अगर ये मेरे बच्चे ट्रिपलेट बनेगा तो नेचुरल सी बात है, ट्रिपलेट हुआ तो क्या हुआ, ये वाली साइड निकाल देंगे। क्या होता है सर, 7, 24, 25, तो इस वाली भुजा की लंबाई होगी मेरे प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो ये भुजा अगर 25 सेंटीमीटर है तो ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी। पेरीमीटर के लिए 25 गुना 4 यानी 4 इंटू साइड, तो वो वैल्यू आएगी 100। या आप यहां दोनों की वैल्यू रखो, वर्क करो, 4 से काटो, फिर ए की वैल्यू निकालो। हाँ जी, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 18 और 24 है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे क्या करना है आपने, जो समझदार है वो ऐसे देखेंगे कि भाई एक डायगोनल की लेंथ 18 है तो डायगोनल का आधा क्या हुआ 9, दूसरे डायगोनल की लेंथ 24 है उसका आधा क्या हुआ 12, तो 9 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर होगा साइड का वर्ग। तो आप कहेंगे 9, 12, 15 ट्रिपलेट होता है, तो साइड आ जाएगी 15। हाँ जी, वरना फार्मूला लगाना है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। सवाल में कह रहे समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 है तो उसकी विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा। तो आप सूत्र लगाइए सीधा, भाई पहले वाला डायगोनल D1 है इसका वर्ग जमा दूसरा डायगोनल D2 है इसका वर्ग 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर 4। ए की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे 10, 10 का वर्ग 100, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों कितना 400। यही आपसे पूछा था कि भाई दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 400। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है एक समचतुर्भुज के चारों कोणों में से एक कोण 60 डिग्री का है। देखिए यार, अगर ये रोम्बस है मेरे प्यारे बच्चों, ये रोम्बस है तो ये ही कोण 60 डिग्री का होगा, क्योंकि छोटा ये है ये बड़ा है, तो नेचुरल है ये वाला कोण 120 डिग्री का होगा। आपने कहा अगर ये 120 का है मेरे बच्चे, तो ये भी तय है कि इसका जो डायगोनल खींचोगे वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। आपने कहा ओके, तो ये वाला कोण 60 डिग्री का है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा कोण निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये भी 60 डिग्री का आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी हर एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये 10 है ये भी 10, तो ध्यान से देखोगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी तो डायगोनल की लेंथ भी 10 आ गई। तो कहता है उसके बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए, क्या होगी मेरे बच्चे, बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई
इस रोम्बस का एरिया कितना होता है? तो आप कहेंगे सर देखिए रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू डी1। तो पहला डायगोनल दे रखा है 10, दूसरा डायगोनल क्या होगा मुझे नहीं पता, तो हाफ इंटू डी1 इंटू डी2, ये रोम्बस का एरिया। सर मुझे ये भी पता है कि रोम्बस का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे? पीछे फार्मूला लिखवाया था साइन थीटा में, कहाँ लिखवाया मैंने, लिखवाया कि नहीं लिखवाया था, कहीं तो लिखवाया था, एक्सप्लेन भी किया था, ये रहा कि रोम्बस का एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बाबू कि ए स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। आप कहेंगे हाँ सर, तो चाहे तो हम वो वाला भी इस्तेमाल कर देते हैं फंडा कि सर हम लगाएंगे ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू 10, 10 का वर्ग कितना हुआ साहब 100, 10 गुना 10 इंटू में साइन थीटा, और थीटा कितना है 60, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, √3/2। आपने कहा ठीक है साहब ओके, आप कैलकुलेशन करनी है, हाफ से हाफ गया, 10 से 10 गया, तो जो बड़े वाला डायगोनल आया मेरे प्यारे बच्चों आया 10√3 सेंटीमीटर। हम चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं कि रेशियो लेके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें मुझे लग रहा है इस तरह से हमारा सवाल करना ज्यादा बेहतर और आसान तरीका होगा। करिए भाई। कहता है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एसी इसका लघुत्तम विकर्ण है। ए बी सी, ध्यान देना इसने खुद ही कहा है कि एसी इसका सबसे छोटा डायगोनल है और एक एंगल 60 है, तो सेम ही तो कहानी हो गई, ये 60 है तो ये सबसे छोटा डायगोनल है। अब मेरे बच्चे ये 60 है तो ये पूरा कोण 120 होगा, बिल्कुल होगा, 120 का आधा करोगे तो ये कोण 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब मेरे बच्चे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, समझते नहीं 60 क्यों होगा, क्योंकि 120 का आधा होना है, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है। अब एसी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये भी 6 है, ये भी 6, पिछले वाले सवाल वाला फंडा इस्तेमाल करेंगे, आंसर निकाल के खत्म करेंगे कहानी को। हाँ जी आइए, हर एक चीज में समय लगाइए, खुद से करने की कोशिश करिए, डोंट ट्राई इट कि मैं आपके लिए आंसर निकालूं, नहीं, आप खुद निकालिए। देखिए मेरे भाई, कह रहा है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। सवाल में कह रहा है कि पी क्यू बिंदु सी से गुजरती है, पी क्यू बिंदु सी से गुजरनी है, एबीसीडी बस पी क्यू पासेस थ्रू सी where P and Q are situated on extended side AD and AB। भैया इसमें तो कमाल है करती है, सवाल बहुत छोटा करना पड़ेगा। आओ मेरे बच्चे, कहता है ए बी को एक्सटेंड कर दिया भैया, और ए डी को एक्सटेंड कर दिया भैया। ऐसा सवाल ने कहा था कि भाई ए डी और ए बी दोनों को एक्सटेंड किया, तो ए डी पे कोई पॉइंट है पी, ऐसे भाई कोई कहानी सेट हो रही है, सेट है मामला। देखिए जी, कह रहे एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें पी पी क्यू बिंदु सी से गुजरती है, तो ये कोई पॉइंट है पी और ये कोई पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट क्यू, बिंदु क्यू। ए बी जो है ट्वाइस ऑफ डीपी है, ए बी जो है ट्वाइस ऑफ डीपी है, डीपी कहाँ गिरा, कहता है ए बी की लेंथ डीपी की डबल है, यानी ये लेंथ अगर एक्स है तो ये वाली लेंथ 2x है, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है, हमें बताना है बी क्यू इज टू ए बी, बी क्यू इज टू ए बी का रेशो, बड़ा आसान है यार। एक बात बताओ मेरे बच्चे, और ये 2x है तो ये वाली साइड भी क्या होगी 2x, ये वाली साइड भी क्या होगी 2x, ये वाली साइड भी क्या होगी 2x। आप कहें क्यों होगी सर, इसलिए होगी मेरे बेटे क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइडें बराबर बराबर होती हैं, और उसने कहा था ये जितनी उसकी डबल ये, यानी पीडी की लेंथ जितनी है उसकी डबल लेंथ है ईबी की। तो अब यहां तक की बात एक बार समझो, उसके बाद की कहानी आगे समझाता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, बहुत खूबसूरत तरीके से समझना, भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बिल्कुल है,
अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रायंगल, छोटे वाली ट्रायंगल और पूरी बड़ी ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर होंगी कि नहीं होंगी? आप कहेंगे बिल्कुल होगी। और अगर सिमिलर है तो ये साइड है x यानी 1, तो ये साइड है x और 2x 3x यानी 1:3 का रेशियो है मेरे बच्चे। अगर ध्यान से देखोगे तो दिमाग में आएगा कि ये लेंथ अगर 1 आई मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की, तो ध्यान दो ये पूरी लेंथ कितनी है भैया? 3 है, क्योंकि x और 2x पूरी लेंथ 3x हुई यानी 1:3। तो मेरे बच्चे यहां पे भी सेम ही कहानी होगी कि अगर ये लेंथ 1 यूनिट होगी तो ये लेंथ 3 यूनिट होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, 3 यूनिट होगी। जबकि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2x को, तो 3 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगा? 6x को। तो ये लेंथ 2x है, ये पूरी 6x है, तो ये लेंथ कितनी होगी? 4x होगी। अब हमसे सवाल में क्या पूछा, उस बात पे चर्चा करते हैं। हमसे सवाल में पूछा BQ:AB, तो भैया BQ की लेंथ है 4x, तो AB की लेंथ बताओ कितनी है? 2x। रेशियो लोगे मेरे बच्चे 2:1। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग के भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। बाबू, ये बाबू मुझे आइए समझिए। सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोमबस इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर। कहता भैया ये कोई समचतुर्भुज है, ठीक है भैया, और ये बाबू कोई वर्ग है। सवाल में कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल है, अगर स्क्वायर की साइड a है तो ये √2a होनी है, और ये है मेरे प्यारे बच्चों 40√2। √2 से √2 गया तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू आई 40। आपने कहा साहब ओके रिपोर्ट है, a की वैल्यू 40 है। अगर a की वैल्यू 40 है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली लेंथ है 40 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब समचतुर्भुज की भुजा की जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है। पहली बात तो सवाल का ये वाला हिस्सा क्लियर करते हैं कि भाई जो रोम्बस है उसकी साइड 40 सेंटीमीटर, यही है ना विकर्ण। कहते हैं समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 सेंटीमीटर है। तो ये 40 आई, हमने वो 40 लिख दी। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4, मतलब बाबू वो ये कह रहा है भैया एक डायगोनल 3 है तो दूसरा डायगोनल है 4। डायगोनल की लेंथ का रेशियो दे दिया। आओ मेरे भाई सेटल करते हैं इस कहानी को। देखो मेरे बच्चे, तो कहता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? कहता है उसका क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए अगर डायगोनल की लेंथ का रेशियो 3:4 है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अब आपको स्पष्ट रूप से सवाल समझ में आएगा। एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ पाए तो देखते हैं, फिर आगे की लड़ाई लड़ ही लेंगे। क्या अगर मैं आपको ये कहूं मेरे प्यारे बच्चों 11:13, अगर मेरे बच्चों मैं इन दोनों ही नंबर का आधा कर दूं तो क्या तब भी रेशियो 11:13 ही रहेगा? आप कहें सर कर देंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहूं यार इनका 1/3 कर दें तो तब भी 11/3 होगा, 13/3 होगा, तब भी रेशियो ही रहेगा। मैं कहूं यार इसका 1/4 कर दें, 11/4, 13/4, तो क्या रेशियो तब भी 11:13 ही आएगा? करके देखते हैं। सर रेशियो में क्या जो चीज कॉमन आ रही काट दो, जो कॉमन आ रही काट दो, कॉमन आ रही काट दो। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप रेशियो को सेम नंबर से दोनों रेशियो को भाग दे रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहानी सब कुछ कुल मिला के सेम रहनी है। तो मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर दोनों डायगोनल की लेंथ का रेशियो 3:4 है तो हम इस बात को तो बखूबी समझते हैं कि अगर डायगोनल की लेंथ का रेशियो 3:4 है तो डायगोनल का आधा करेंगे तो उसका रेशियो भी 3:4 ही आएगा। यानी ये लेंथ अगर 4 यूनिट आएगी ना बाबू, तो ये लेंथ 3 ही यूनिट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आधे का रेशियो भी 3:4 ही होगा, तो 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है,
बिल्कुल होता है सर। जबकि ये 5 यूनिट नहीं इधर रखा है, 40 सेंटीमीटर साइड की लेंथ, तो 5 यूनिट 40 है, तो 1 यूनिट की लेंथ 8 हुआ, 5 8 40, तो 8 चौक 32, यानी ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की 32 हुई है, और ये 8 3 24 हुई है लेंथ। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों ये बताओ, रोमबस का एरिया क्या होता है साहब? वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। पहला डायगोनल 24 और 24 कितना बना? 48। दूसरा डायगोनल 32 और 32 कितना बना मेरे प्यारे बच्चों? 64। दो से काटा 24, तो आंसर आया मेरे बच्चे 24 गुना 64। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ। अब गुना कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, 4 चौक 16, वो ऑप्शन डी की ही करेक्ट आ रही, और किसी की आ ही नहीं रही। वो रास्ता देखे। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, छोटी छोटी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए। कहता भैया ये कोई रोम्बस है, समचतुर्भुज है। हाँ जी, समचतुर्भुज क्या होती है जी? जिसकी सारी भुजाएं आपस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर होती है। कहता पेरीमीटर 2p है। पेरीमीटर 2p है तो मान लेता हूं मैं हर एक भुजा की लंबाई x x x x x। आपने कहा ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हुआ साहब? 4x, और ये बराबर दे रखा है 2p के। आपने कहा ठीक है साहब, यही तो कहा है कि भाई परिमाप जो है वो 2p है, और अगर भुजा की लंबाई मैं x मान रहा हूं तो पेरीमीटर हो गया 2p। अब अब मेरे प्यारे बच्चों, इसके जो दोनों डायगोनल हैं उन दोनों डायगोनल की लेंथ आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि भाई एक की लेंथ D1 है, दूसरी की लेंथ D2 है। या मैं इस तरह से कह देता हूं कि भैया एक की डायगोनल की लेंथ a है तो दूसरे डायगोनल की लेंथ b है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था क्या, कि a स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए, यानी साइड का स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ सर पढ़ा था हमने। और इस बात को और खूबसूरत तरीके से लिखना हो तो 4x स्क्र को हम 2x का होल स्क्र लिख दें। आप कहें सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस बात को समझने में कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। कह रहा है मुझे डायगोनल ना इसका एरिया बताइए रोम्बस का। तो मेरे प्यारे बच्चों रोम्बस का एरिया क्या होता है? तो होता है साहब हाफ इंटू दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट। यानी एक्चुअल में मुझे जो वैल्यू चाहिए वो a इंटू बी बाई 2 चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अब सर कहानी ये है कि ये तो एल्जेब्रिक फार्मूला बनाया जा सकता है। कैसे? इसे लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और 2x की वैल्यू हमें दे ही रखी है, यहां से निकालें भाई। 4x इतना है तो 2x कितना हो जाएगा? इधर भी 2 से भाग दो, इधर भी भाग दो, तो p बचेगा। भाई p की वैल्यू 2x होगी तभी तो 2p की वैल्यू 4x है, तो ये वैल्यू आ गई p। 2x की वैल्यू p, तो ये आ गया p स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब सर समस्या ये है कि हमको चाहिए क्या? सर हमको चाहिए ab/2, क्योंकि जो हमारा एरिया है वो है ab/2। तो अगर सर मैं यहां बटे 2 लगा दूंगा तो ये मुझे चाहिएगा। अब बटे 2 क्यों लगा दूं? तो सर मुझे गुना भी करना पड़ेगा, 2 से गुना 2 से भाग। अब ये वो पार्ट है जो मुझे चाहिए, ये वो जो पार्ट है जो मुझे चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया 2 दूनी 4, और इसकी वैल्यू क्या है? a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है उसने? भुजाओं के विकर्णों की लंबाइयों का योग m, तो ये देखिए m स्क्र माइनस 4, ये डेल्टा यानी जो मुझे चाहिए एरिया, इक्वल टू पी स्क्र। अब भैया मुझे क्या करना है? m स्क्र यहीं रखना है, पी स्क्र इधर लाऊंगा, माइनस का होगा, इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा मतलब जो एरिया हमें चाहिए वो, और 4 मुझे यहाँ चाहिए ही नहीं, 4 मुझे बटे लाना है तो मैं बटे ले आऊंगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1/4 m स्क्र माइनस पी स्क्र। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। हाँ जी, बहुत सुंदर। दूसरा, आप उठा के कोई वैल्यू भी रख लेंगे तो कोई माइकल लाल आपका कुछ बिगाड़ नहीं देगा। अगर आप कुछ वैल्यू रख लेंगे, जैसे मान लिया मैंने डायगोनल 1 डायगोनल 3 मान लिया, 1 से 4 मान लिया, तो ये ले लो 5, यानी इस डायगोनल की लाइन 6 ले लो, इसकी ले लो 8, तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 5। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वरना आप सीधा सीधा भी फंडा इस्तेमाल करके खत्म कर सकते हैं। कहता है समचतुर्भुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और इसका अधिकोण दूसरे न्यूनकोण का 2 गुना है। देखिए भाई, यानी ये फिगर यहां गलत बना रखी है, या पता नहीं दे रखी है फिगर। इस फिगर को हटाते हैं सवाल से, समझिए फिगर है ही नहीं सवाल में।
आए भाई, सवाल में कह रहा है भैया एक रोम्बस है, ये रोम्बस है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है समचतुर्भुज का परिमाण 45 है, तो 4 से भाग देंगे, हर एक भुजा की लंबाई आएगी मेरे प्यारे बच्चों 12-12 सेंटीमीटर। आपने कहा ठीक है। और इसका अधिक कोण दूसरे न्यून कोण का डबल है। कहता है ये वाला एंगल का डबल ये वाला एंगल है, यानी ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये x होगा तो ये 2x होगा। और आप जानते हैं दोनों का जोड़ कितना होना है 180, तो 3x बराबर 180, तो x की वैल्यू 60, यानी ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। कहते हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल का होता है भैया डायगोनल का स्क्वायर करो 12 का वर्ग गुना में sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ है ना निखिल भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है सर, पता नहीं क्या होगा, क्या कह रहा है भाई, क्या क्या निखिल भाई क्या ठीक करना बता। आई सवाल में कह रहा है वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 70% ऑफ द अदर डायगोनल। कहता है किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का लगभग 70% है। देखिए हर चीज को समझा भी तो रहे ना डिटेल में, एक एक सवाल को, और इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस चल रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलो मेरे बच्चे। कहता है एक डायगोनल की लेंथ अगर 10 होगी तो दूसरे की 7 होगी, यानी 100 होगी तो 70। अब सवाल में कह रहा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए भाई एक डायगोनल की लेंथ अगर मेरे प्यारे बच्चों 10 है, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ सवाल में कह रहा है 7, कह रहा है एक डायगोनल दूसरे का 70%। हाँ है ना निखिल भाई कह रहा है कि लाइव नहीं चल रहा, चाटा खाएगा तू खींच के, पढ़ना है पढ़ ले, नहीं तो जा घर में बैठ। आइए तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो एक डायगोनल 10 मान ले तो दूसरा डायगोनल 7। कह रहा है इसका एरिया और बड़े डायगोनल, बड़ा डायगोनल कितना है 10, कहता है इनके बड़े डायगोनल की लंबाई के वर्ग, तो 10 का वर्ग यानी 10। कह रहा भैया इस रोम्बस का एरिया निकालो और इसका जो सबसे बड़ा डायगोनल है उसका वर्ग करो, इनका अनुपात निकालना है। तो देखो बेटा 10 से तो 10 गया, 2 से गुना करोगे तो आएगा 7 और 10 दूनी 20, क्योंकि बटे भी तो हटाना है, तो आंसर आएगा 7:20। कहता है एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। कहता है द लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज दिस एंड दिस सेंटीमीटर। तो कहता है एरिया बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 48 गुना 20। आपने कहा जी ठीक है। अगला दूसरा पूछ रहा है, कह रहा है पेरीमीटर बताइए और फिर कह रहा है हाइट बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपको शायद ये बात पता है कि दो डायगोनल की लेंथ अगर हमें दे रखी तो हम सब कुछ यहां से निकाल सकते हैं। छोटा करके समझाता हूं, अगर इस वाले डायगोनल की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 20 है और इस वाले की लेंथ 48 है, तो ये लेंथ 10 आएगी और ये लेंथ 24 आएगी। आप कहेंगे हाँ तो ये 10 है ये 24 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी 25। 10 24 25 ट्रिपलेट होता है, या 10 24 26 ट्रिपलेट होता है। आप कहेंगे सर 26 होता है, तो ट्रिपलेट होता है 10 24 26। अब कह रहा है जी एरिया बताइए, तो ये हुआ एरिया। कह रहा है पेरीमीटर बताइए, तो 26 गुना 4। कहता है फाइंड द हाइट, कहता है इसकी हाइट बताइए। मेरे बच्चों जब आपके पास एक साइड निकल के आ गई कि ये वाली साइड 26 है, तो बेस 26 है, हाइट पूछा है, तो आप इसका एरिया ये भी तो निकाल सकते हैं बेस इंटू हाइट, ये भी तो रोम्बस का एरिया है, तो यहां से कैलकुलेट करके आप एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप तीनों सवाल निकालने में कामयाब। आइए आइए कह रहे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, इसके एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 2 गुना है, समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों एक डायगोनल दूसरे का डबल है, तो आप जानते हैं कि एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो एक x है तो दूसरा डायगोनल 2x है, बिल्कुल है। और टोटल ये देखिए इसके बराबर रखा है 80 के, यहां से सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे x के बराबर आया 80। कह रहा है जी एक समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण की लंबाई दूसरे की डबल है, तो एक को हमने x माना दूसरा 2x आया। अब आप जानते से लिख सकते हैं 16 5 80, तो 16 का वर्गमूल होगा 4 और 5 रह जाएगा 4√5। इसका मतलब जो दो डायगोनल निकल के आए आपके सामने
उनमें एक डायगोनल की लेंथ आ गई 4√5। अब जानने की कोशिश करते हैं क्या वो पूछना चाह रहा है। तो इस वाले डायगोनल की लेंथ 4√5 है, तो दूसरे वाले डायगोनल की लेंथ 8√5 होगी, क्योंकि वो डबल होगा। तरीके अब हमसे पूछ रहा है सम चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करिए, क्या होगी। कह रहा है सम चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपने, क्या होगी, ये हमारा सवाल है, बताइए। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, बहुत छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। ये डायगोनल है, ये बड़े वाला डायगोनल होगा, ये छोटे वाला डायगोनल होगा। आपने कहा ठीक है। तो एक डायगोनल की लेंथ है 4√5, तो पूरा 4√5 है, तो ये हो जाएगा 2√5, क्योंकि आधे पे काटेगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो डायगोनल है मेरे प्यारे बच्चों, वो इसका डबल होना है, यानी वो 8√5 होना है, तो 8√5 का आधा करोगे तो मेरे बच्चे ये आएगा 4√5। आप कहेंगे बात सही है। अब आपके पास ये वाला डायगोनल आ गया, ये वाला डायगोनल आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इसकी साइड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। आप कहें आसानी से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी सर? 2 का वर्ग 4, 4 पंजे 20, तो इसका बना, और 16 पंजे 80 इसका बना। 80 और 20 कितना हो गया भाई? 100। 100 का वर्गमूल आया 10, यानी ये वाली जो भुजाई लेंथ निकल के कितनी है? 10। अब आप ये बात भी बहुत खूबसूरत तरीके से जानते होंगे कि देखना भाई, कोई गलती तो नहीं करी हमने। एक डायगोनल 4√5 आया, तो दूसरा आएगा 8√5, 4 का आधा 2√5 है, ये ठीक है। 2 का वर्ग 4, 4 पंजे 20, 4 का वर्ग 16, 16 पंजे 80, ठीक है 10 है। अब कहता है समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक, लेकिन गलत क्यों आ रहा है? देखना भाई कहां गड़बड़ हो रही है। हाइट रूट में कैसे आएगी? अगर एक साइड 10 है, एरिया 80 दे ही रखा उसने, तो हाइट 8 आनी चाहिए थी। मेरे बच्चों इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन गलत है, मैंने चेक कर लिया। देखिए, अगर आपके पास एरिया निकालना है तो एरिया का फंडा होता है रोम्बस की साइड आई 10 गुना में जो उसके ऊपर हाइट डाल रही है वो, और एरिया दे रखा है 80। तो मेरे प्यारे बच्चों काटेंगे तो एच की वैल्यू 8 आएगी। ये हमारी तरफ से गलती है, तो आंसर 8 लगा लेना, √5 हटा देना ऐसे। ठीक है भाई। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, इसके एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 4/3 गुना है। कह रहा है एक डायगोनल दूसरे का क्या है? 4/3 गुना। तो मतलब अगर एक डायगोनल दूसरे का 4/3 गुना है, तो इसका मतलब एक डायगोनल की लेंथ 4x है, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 3x होगी। ऐसा सवाल कह रहा है, सीमी सवाल है मेरे बच्चे। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, 4x गुना 3x, और ये दे रखा है 96। अब आप बहुत अच्छे से इस बात को भी जानते हैं क्या, कि अगर ये रुम्बस है, अगर ये रुम्बस है और मेरे प्यारे बच्चों अगर इनके डायगोनल का रेशियो 4:3 है, तो इनके डायगोनल का आधा करोगे ना, तो उसका भी रेशियो 4:3 ही आना है, कुछ और नहीं आना, ये ध्यान रखना। उसका रेशियो भी 4:3 ही आएगा। यहां से सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, 2 दूनी 4, बिल्कुल ठीक है, 3 दूनी 6, 6 16 6 96, तो एक्स क्यूब बराबर आया 16। देखना भाई 3 दूनी 6 16 6 96, तो एक्स की वैल्यू आई 4। अगर एक्स की वैल्यू 4 आई मेरे बच्चे, तो इसका मतलब एक डायगोनल 4 चौक 16 होगा, तो दूसरा 4 3 12, यानी ये वाला डायगोनल 12 होगा, तो ये वाला डायगोनल 16। अब एक चीज बताना भाई, क्या ये 12 है तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? 6। ये 16 है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 8। ट्रिपलेट लगाएंगे 6 8, ये आएगा 10। तो एरिया का फंडा होता है 10 गुना में इसके ऊपर डाली गई हाइट, हाइट की लेंथ कितनी है? h, और ये किसके बराबर दे रखा है? एरिया, एरिया 96 है। h की वैल्यू सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 9.6, तो आंसर आएगा मेरा 9.6। आंसर होगा मेरे बच्चे 9.6। कहता है भैया समचतुर्भुज का परिमाप है 40 सेंटीमीटर, परिमाप 40 है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब साइड की जो लेंथ है इसकी वो आ जाएगी 10, क्योंकि पेरीमीटर उसका आधा होना है। आपने कहा जी ठीक है। एक डायगोनल दे रखा है, ये बात भी ठीक है। अब कौन सा डायगोनल है मुझे नहीं पता, मान के चल लेते हैं ये वाला डायगोनल है। अब मेरे बच्चों एक डायगोनल अगर कितना है? 12, मान लेते हैं ये वाला 12, ये 12 है, तो ये लेंथ 6 आएगी। ये 6 है, ये 90 है,
तो ये कितना होगा, 8 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट है, 6 8 10, तो ये 8 होगा, ये 8 है, ये 8, ये वाला डायगोनल 16 होगा। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल, 12 गुना 16, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल, 2 से काटा 6, 16 6 96, तो एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों 96। देखिए मेरे बच्चे, कहता है जी ये कोई रोम्बस है, इस रोम्बस में जो डायगोनल है उनकी लेंथ है x और y सेंटीमीटर। एक डायगोनल की लेंथ है x सेंटीमीटर, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ है y सेंटीमीटर। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा, हम ये बात जानते हैं कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, ये बात भी सही है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। अब बड़े प्यार से मेरी बात समझिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे इस रोम्बस का एरिया बताइए, तो आप कहेंगे हाफ इंटू पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। बिल्कुल ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि इसका एरिया बताइए, तो मान लीजिए इसकी साइड की लेंथ ए है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू एच। तो एच की वैल्यू जो होगी ना, वो हमेशा ही हाफ इंटू एक्स इंटू वाई बटे ए हो जाएगा। ए माने साइड की लेंथ। अब बात यह कि साइड की लेंथ कैसे निकालें बेटा, अगर ये लेंथ एक्स है तो ये एक्स बाई टू होगी, हाँ जी, ये वाई है तो ये वाई बाई टू होगी। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। हम इस बात के रिलेशन को भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि आधा वाधा ना भी करें तब भी हमें पता है कि दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है 4a स्क्वायर के, 4a स्क्वायर को। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों यहां, तो ये 4 यहां से उठ के बटे में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और 4 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 2। बिल्कुल ठीक है। अब ये वैल्यू यहां में रखनी है, जब हम ये वैल्यू यहां रखेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा बटे में 2। आपने कहा ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो हाइट आएगी एक्स इंटू वाई अपोन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इन ऑप्शन ए। तो ये अब आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला तैयार हो गया, सो ट्रिक तैयार हो गई क्या, कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये सो ट्रिक तैयार हो गई, सो ट्रिक को बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक लिखना है कि अगर ये रोम्बस है और रोम्बस में ये वाला डायगोनल की लेंथ आपको दे रखी है एक्स है, इस वाले डायगोनल की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों आपको वाई दी हुई है, और फिर आपसे कहे कि इस ट्रेंगल इसमें रोम्बस की हाइट निकाल के बताइए, तो डायरेक्ट सूत्र आप लगाएंगे हाइट निकालने का क्या, कि दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट अपोन में स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ डायगोनल। ये मेरे प्यारे बच्चों सो ट्रिक होगी रोम्बस की हाइट निकालने का। अब इसी का इस्तेमाल तीनों चारों सवालों में करेंगे जहां जहां हमसे हाइट पूछी हुई है। जैसे इस वाले सवाल में आ जाइए, इस वाले में आ जाइए, यहां से आते हैं। अगर मुझे रोम्बस की हाइट निकालनी थी मेरे बच्चे, तो एक बात बताना, मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे यह पता चल गया कि भाई दोनों डायगोनल की लेंथ वैल्यू क्या आई, दोनों डायगोनल की वैल्यू क्या आ रही है, मुझे बस इतना मतलब था। तो सर मुझे ये पता चल गया था कि भाई दोनों डायगोनल हमें दे रखे हैं और एक डायगोनल दूसरे का कितना दे रखा है मेरे बच्चे, डबल दिया हुआ है। ऐसा इस सवाल ने दिया था, कह रहा है एरिया 80 है, तो समचतुर्भुज की ऊंचाई याद करिए। अब मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को जो फंडा बताया उसका इस्तेमाल करके निकालिए, जो भी सिखाया इसके हिसाब से। पहले मैंने डिटेल बताया, अब इसको सोटे तरीके से निकालते हैं। तो आप कहेंगे देखिए सर, अगर आप सोट्रिक जानना चाह रहे हैं इस सवाल को कि सोट्रिक से करना है, तो सर आपको एक सिंपल सा बेसिक सा फंडा इस्तेमाल करना है क्या, कि भैया हाइट निकालने का सूत्र है दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन एक्स इंटू वाई अपोन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। बिल्कुल ठीक है सर। सर अब एक बात समझाना मुझे, और वो बात ये कि एक डायगोनल दूसरे का डबल है, यानी एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा 2x। बिल्कुल ठीक है, यहां ले आइए सर। अगर y की वैल्यू में 2x रख रहा हूं तो स्क्वायर करूंगा 4x स्क्वायर, 4 और एक 5x स्क्वायर आएगा, तो रूट के अंदर आएगा 5x स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नीचे रूट 5 बचेगा, ऊपर x स्क्वायर आएगा, x आ जाएगा क्योंकि वर्गमूल निकल जाएगा, x x निकल गया, तो मेरा आंसर आएगा 2x बाई रूट 5।
अब x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हम यहां से निकाल सकते हैं, एरिया का फार्मूला लगा के, हाफ इंटू डी1 इंटू डी2 करके x की वैल्यू आई 4√5। यहां मैं रख देता हूं यार 4√5, तो 2 x की वैल्यू रख देता हूं 4√5, और बटे में था मेरे प्यारे बच्चों √5। √5 से √5 गया, डायरेक्ट मेरा आंसर निकल के आ गया 8। डायरेक्ट मेरा आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 8। समझ गए? इस सवाल में भी सेम फंडा इस्तेमाल करना था कि भाई एक दूसरे का 4/3 गुना है, तो सेम वही फंडा इस्तेमाल करना है कि भाई हाइट निकालनी है, तो दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, एक डायगोनल 3 है मेरे बच्चे, एक डायगोनल 4 है। आपने कहा जी ठीक है, तो एक डायगोनल मैंने 4x मान लिया, दूसरा 3x मान लिया, वर्क सोल्व किया तो x की वैल्यू भी निकाल दी। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 4x गुना 3x आएगा, बिल्कुल ठीक है। नीचे क्या करेंगे, 4x का वर्ग जमा 3x का वर्ग, बिल्कुल ठीक है। 4x का वर्ग जमा 3x का वर्ग, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो जब सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा 4x गुना 3x और बटे आ जाएगा 5x, एक्स एक्स कट जाना है, आपको x लिखना नहीं है, यहां से चीजों को समझना है कि 4 तिये 12x बटे 5 और x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां लिखेंगे भैया 4 तिये 12, 12 चौक 48, 48 को 5 से भाग देंगे, आपका आंसर आएगा 9.6। हाँ है ना? तो इस तर्ज पे आप जल्दी से इसका ट्रिपलेट लगा के 3 4 5 से भी सोल्व कर सकते हैं। अब आइए यहां पे, आइए मेरे भाई, देखिए ध्यान से, सवाल में कह रहा है कि एक रोम्बस है, ये कोई रोम्बस है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है इसका पेरीमीटर जो दे रखा है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है इसने 2a सेंटीमीटर, ठीक है। अब भैया डायगोनल मान लेते हैं, एक डायगोनल की लेंथ x है, दूसरे डायगोनल की लेंथ y है। आपने कहा ठीक है साहब, तो इसका एरिया क्या हुआ साहब, हाफ इंटू पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, जबकि एरिया दिया हुआ है b मेरे बच्चे, तो x इंटू वाई की वैल्यू आएगी 2b, और अगर मैं 2xy की वैल्यू आपसे पूछूं तो सर वो आएगी 4b। आपने कहा ओके रिपोर्ट। अब इसके विकर्णों का योग ज्ञात करिए। अब हमने ये बात भी सीखी थी क्या, कि भैया दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम ऑफ साइड का स्क्वायर, और 4a स्क्वायर को आप चाहें तो लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, यानी अगर मैं इसकी साइड की लेंथ a मान लूं तो 2a स्क्वायर। हाँ जी, या चलो a ना मान के इधर रखा है तो m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, अगर साइड की लेंथ m है। तो मेरे बच्चे पेरीमीटर कितना हुआ, आप कहेंगे 4m हुआ, और जबकि पेरीमीटर हमें दे कितना रखा है 2a, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे तो 2m की लेंथ आ जाएगी कितनी, a। अगर 2m की लेंथ a आ गई तो a का स्क्वायर कर दिया, ये a स्क्वायर आया, बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो हमें चाहिए, माइनस 2xy। भैया ये वाली वैल्यू तो हमें चाहिए, डेल्टा स्क्वायर मान लीजिए, ये वैल्यू तो चाहिए, और 2xy की वैल्यू हमें इधर रखी कितनी 4b, तो ये माइनस 4b उधर जाएगा, किसका होगा, प्लस का, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 4b। अब ये इस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट उधर ले जाएंगे तो ये x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 4b। बहुत ही सिंपल सिंपल सीधा सीधा मामला हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4b। कहता है भाई एक समचतुर्भुज वाले मैदान है, समचतुर्भुजाकार आकार वाला कोई मैदान है मेरे बच्चे, इसकी भुजा की लंबाई क्या है 146, और एक डायगोनल है 192, एक डायगोनल है 192, तो कह रहा है इसका एरिया बताइए क्या होगा मेरे बच्चे। एक डायगोनल दे रखा है 192, मान लेते हैं ये वाला डायगोनल 192, अगर ये 192 तो दूसरा डायगोनल इसे काटेगा, दूसरा डायगोनल इसे जो काटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो करोगे क्या, ट्रिपलेट ही ढूंढना है, तो 192 का आधा करोगे तो वो आ जाएगा कितना, 2 ना 2 नीम 18 और 2 छिक 12, ये 96 आएगा, ये 146 है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है क्या होगी। भाई ये 192 मान लिया डायगोनल, तो उसका आधा कितना हुआ 96, तो ये निकालना है। अब आप क्या करो, 96 और 140 का रेशियो ले लो जिससे ट्रिपलेट ढूंढ पाओ। कितने से कट रहा भैया, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा, तो 2 से काटा 48 और 2 साते 14, 2 तिया 6 73, 48 73 को सोच के देखिए क्या कोई डायगोनल मतलब ट्रिपलेट बन रहा है मेरे बच्चे। अब देखिए मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो आपको पता है कि 48 55 73,
48, 55, 73 ट्रिपलेट होता है, 73 का डबल 48 का डबल 55 का डबल 110। इसका मतलब ये वाली लेंथ आ गई मेरे बच्चे 110, ये 110 है तो 110 का डबल ये होगा 220, ये 192 है, ये 220 है। अब कह रहा है एरिया निकालिए, तो एरिया होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, 220 गुना 192। दो से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों 110, गुना करोगे 0 तो 1 आया, 2 9 2 11, 9 1 10 और 1 11, 1 और 1 2, इतने वर्ग मीटर मेरा एरिया है। अब मुझसे सवाल में ये पूछना चाह रहा है कि इसका एरिया बताइए, और एरिया किस में बताना है? हेक्टेयर में बताना है मेरे प्यारे बच्चों। किस में बताना है मेरे प्यारे बच्चों? हेक्टेयर में। तो हेक्टेयर में बताना है तो 1000 वर्ग मीटर जब एरिया लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1000 नहीं 10,000 वर्ग मीटर एरिया लोगे, क्योंकि 100 का गुना करेंगे ना तो 10,000 बैठेगा। 10,000 वर्ग मीटर में मेरे प्यारे बच्चों 1 हेक्टेयर होता है, तो 10,000 से भाग दोगे 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा 2.112। आगे लगाने की जरूरत नहीं, तो 2.112 कहां है? ऑप्शन डी। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम को हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। मेरे प्यारे बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेपीजियम की समलंब चतुर्भुज की। क्या होती है ट्रेपीजियम? ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसी है जिसकी केवल कोई दो साइड है आपस में पैरेलल, ओनली टू साइड्स आर पैरेलल, तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रेपीजियम कहलाती है, समलंब चतुर्भुज कहलाती है। चारों साइडें मतलब आमने सामने के दोनों पेड़ अगर पैरेलल हो जाते हैं तो पैरेललोग्राम कहलाता है ना। लेकिन अगर केवल कोई दो साइड मेरे प्यारे बच्चों आपस में पैरेलल हो जाए तो दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। एक बात और भी ध्यान रखिए, मैंने ये कहा है कि पैरेलल है, बराबर नहीं कहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इनका नाम रख लूं ए बी सी एंड डी, ये मैं नाम रख लूं, तो आपको खुशी होगी इस बात को जान के कि ट्रेपीजियम के लिए ओनली कंडीशन ये है कि कोई दो साइडें पैरेलल होनी चाहिए। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, बस दो साइडें पैरेलल हो गई तो समझिए वो ट्रेपीजियम है, नहीं तो नहीं। अब हम ट्रेपीजियम के बारे में और अच्छे से बाकी बातें जानने की कोशिश करेंगे। ट्रेपीजियम में केवल और केवल दो साइडें पैरेलल होती हैं, और मेरे प्यारे बच्चों इन दो पैरेलल लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हर जगह बराबर होगी, तभी तो पैरेलल है, नहीं तो पैरेलल थोड़ी होती। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। आगे आते हैं। अब आपको ध्यान होगा ज्योमेट्री में ये चीज पढ़ाई थी क्या, कि अगर किसी ट्रेपीजियम में समलंब चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं बराबर है और जो नॉन पैरेलल साइड है अगर इनके मिड पॉइंट मिला दे, भाई इस साइड का मिड पॉइंट ये, इस साइड का मिड पॉइंट ये, अगर ये नॉन पैरेलल लाइन के मिड पॉइंट मिला दिए जाएं, ई एफ को मिला दिया जाए, तो ये ए बी और सी डी के जोड़ का आधा होगा, ए बी प्लस सी डी का आधा होगा। दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो दोनों पैरेलल लाइन के जोड़ की आधी होगी। आप कहें जी कैसे? तो मेरे बच्चे ज्योमेट्री में मैं बता चुका हूं, यहां नहीं बताऊंगा कैसे। अब आ गया, कहते हैं एक समलंब की समानांतर भुजाएं क्रम से पी और क्यू। ये मेरे प्यारे बच्चों पी है और ये है क्यू, बहुत सुंदर। इसकी असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, ये नॉन पैरेलल लाइंस के मिड पॉइंट को हमने मिलाया। तो कहता है मिलाने वाली रेखा की लंबाई ज्ञात करिए, क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी लेंथ हमेशा ही इन दोनों के जोड़ की आधी होगी, p प्लस क्यू बाई टू। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, यहां ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूं, इसी को एग्जीक्यूट करना सिखा दिया। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बताइए, सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है इन द गिवन फिगर पी आर एंड एस टी आर परपेंडिकुलर, पी आर और एस टी आपस में परपेंडिकुलर है टू टेंजेंट लाइन क्यू आर। ठीक है जी, कह रहा है क्यू आर इसके टेंजेंट है और पी आर और एस टी दोनों क्या है? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कहते हैं दोनों ही इसके ऊपर परपेंडिकुलर है।
अगर मेरे प्यारे बच्चे दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गया तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि साहब पी आर जो है वो पैरेलल है एस टी के। बिल्कुल ठीक है। कहता है पी क्यू, पी क्यू एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर ओ से होके गुजरती है और इसका डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है पी आर की लेंथ 9 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ एस टी। मेरे बच्चों अब मैं फिगर बना रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये दोनों लाइनें पैरेलल, मेरे प्यारे बच्चों ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये नाम P है, ये नाम R है, ये नाम S है, ये नाम T है। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। आपने कहा ठीक है साहब। सवाल में ये कह रहा है कि पी आर की लंबाई 9 सेंटीमीटर, ये लंबाई 9 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों आप ये बात भी बहुत अच्छे से समझते होंगे खूबसूरती से कि जो O है वो इसका सेंटर है, तो ये मिड पॉइंट भी हुआ इस कोड का पीएस का। क्यों? क्योंकि सर सेंटर से ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, तो ये मिड पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ। अब एक बात बताना कि सर्कल का डायमीटर अगर 10 है मेरे बच्चे, तो रेडियस कितनी होगी? 5, और सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। तो यहां से जो ये लेंथ खींची इसकी लेंथ आएगी 5। अब आप मुझे बताइए क्या ये तीनों लाइनें पैरेलल होंगी? मैं कहूंगा 500% होंगी। क्यों? क्योंकि सर ये ज्योमेट्री में पढ़ा है, ये टेंजेंट है और सेंटर से टेंजेंट को मिलाएंगे 90 बनाते, ये 90, ये 90, 90 टेंजेंट। हाँ है ना? तो इसका मतलब तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हुई। अब मेरे बच्चे ये मिड पॉइंट भी है, अगर ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है इन दोनों के, तो हर हाल में ये भी मिड पॉइंट होगा। बिल्कुल ठीक है। अब यहां वही फंडा लग जाएगा कि ये जमा ये का आधा ये रहता है, तो 5 जो है वो बराबर होगा हाफ ऑफ पी आर। पी आर की लेंथ 9 जमा एस टी, 2 5 10, 9 उधर जाएगा माइनस का होगा मेरे बच्चे, तो एस टी की लेंथ आएगी 1, एंड दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे अगले कॉन्सेप्ट पे। देखिए मैंने पहले कहा था कि मेंसुरेशन 2D में हम सारी चीजें समेटेंगे, तो यहां समेट ही रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप गौर से ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाया हुआ है। अगर ये ट्रेपीजियम दे रखी है और इसकी ये दोनों पैरेलल लाइन है और ई और एफ मिड पॉइंट नहीं है, ध्यान देना, अगर मिड पॉइंट होते तो a प्लस बी बाई 2 होता, लेकिन अगर ये मिड पॉइंट नहीं ना होके m/n के रेशियो में बांट रहा है, m/n के रेशियो में बांट रहा है, तो करना क्या है? m को a से गुना करना है और n को b से गुना करना है और जोड़ देना है, ma प्लस एन बी, और बटे कर देना है m प्लस n। तो इस वाली लाइन की लेंथ निकल के आ जाएगी। सारी बातें ज्योमेट्री में पढ़ाई जा चुकी हैं। अब समेटने पे आ रहे हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड ये फार्मूला है, प्लीज मेक ए सॉल्व ऑफ इट। कह रहा है एपी और पीडी, एपी और पीडी 5:4 है और बी क्यू और क्यूसी भी 5:4 है। तो इसका मतलब ये तय हुआ कि अगर ये रेशियो सेम और ये रेशियो सेम है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगली लाइन में कह रहा है कि भैया डीसी की लेंथ है 11, बहुत सुंदर साहब। ए बी की लेंथ है 38, बहुत सुंदर साहब। तो सवाल में कह रहा है पी क्यू की लेंथ निकाल के बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी। तो आप कहेंगे देखिए सर सो ट्रिक बता रहे हैं, 4 को 38 से गुना करो, 4 गुना 38 जमा 5 को 11 से गुना करो, 5 गुना 11, और बटे कर दो सर 4 जमा 5 9। देखिए मेरे दोस्त कैलकुलेशन आपको करनी है, कुछ बड़ा मतलब ऐसी कोई चीज है नहीं, कैलकुलेशन कर लेना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी मेरे प्यारे बच्चों सेम है, ये आप खुद से करेंगे, किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी इसमें। और आगे आते हैं। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट में मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सारी चीजें मोस्टली मैं ज्योमेट्री में बता चुका हूं, यहां से समेट रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों सवाल में आपको ये कहे कि भैया ये कोई ट्रेपीजियम है जिसकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, ये ट्रेपीजियम है और ये दोनों लाइनें पैरेलल है, और इस वाली ट्रेपीजियम का एरिया, मैं क्या कह रहा हूं, इस वाली ट्रेपीजियम का एरिया को मैंने m नाम दिया, इसका एरिया है m, और इस वाली ट्रेपीजियम के एरिया को मैंने n नाम दिया है। मतलब अगर इन दोनों, भाई ध्यान दोगे तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं पी क्यू इनके पैरेलल खींच रहा हूं तो दो ट्रेपीजियम बनी, एक ये वाली एक ये वाली। हाँ जी। तो अगर इन दोनों ट्रेपीजियम के एरिया का रेशियो m/n दे रखा हो, पहले फिगर को देखो फिर आगे बात करेंगे। अगर एरिया का रेशियो दे रखा हो m/n, शब्दों पे गौर फरमाना, एरिया की बात कर रहा हूं, अगर एरिया का रेशियो दे रखा हो m/n,
तो मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू की जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, अब ध्यान देना। पी क्यू की लेंथ कैसे निकलेगी, तो उसका तरीका होगा क्या कि एम को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना, एन को बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना, एम को ए स्क्वेयर से एन को बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना और बटे में एम प्लस एन रखना। ये जो लेंथ है ये निकल के आ जाएगी पी क्यू की। ये लेंथ निकल के आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू की। ये लेंथ निकल के आ जाएगी पी क्यू की। और अगर मेरे बच्चे एम और एन का रेशियो इक्वल है, मतलब इक्वल एरिया में बांट दे रही है, तो समझो कि एम की वैल्यू 1 एन की वैल्यू 1, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में 1 और 1 2 सेम ही बात हो जाएगी। मेरी बात समझ पाई? अब सवाल समझिए, अब करिए क्वेश्चन। देखिए मेरे बच्चे एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है, पी क्यू इसके समांतर है, यानी तीनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है मेरे बच्चे। पहली बात। अगली बात ये कह रहा है कि सी डी की लेंथ है 9, बहुत सुंदर। ए बी की लेंथ है 13, बहुत सुंदर। कहता है पी क्यू जो है इसे दो इक्वल एरिया में बांटती है, दो इक्वल एरिया में बांटती है। ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो पता चलेगा, दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती, यानी दो इक्वल एरिया में बांटती मेरे प्यारे। यानी ये एरिया एक है तो ये एरिया भी एक होगा। ध्यान देना, ये साइड का रेशियो नहीं, एरिया का रेशियो। तो अब हमसे पूछ रहा है पी क्यू की लेंथ बताइए। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको लेंथ का तरीका बताया क्या कि भाई इस वाले एरिया को इसके वर्ग से गुना करो, तो 1 गुना 13 का वर्ग जमा इस वाले एरिया को इसके वर्ग से गुना करो, 1 गुना 9 का वर्ग, और बटे में ये जमा ये 1 जमा 1। अब मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो हमें देखना है कि भाई 13 का वर्ग कितना होता है 169, और 9 का वर्ग कितना होता है 81। जोड़ते हैं 9 और 1 10, 8 से 14 और 1 15, और 9 और 1 10, 8 से 14 और 1 15, 5 साल 1 और 1 2, 250। यह आया मेरे प्यारे बच्चों 250, और नीचे है मेरे बेटे 1 और 1 2, 2 से इसे काटेंगे आएगा 125। 125 का अगर लिखना चाहे तो 25 5 125, यानी ये आ जाएगा 5√5। यानी मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू की जो लेंथ निकल के आएगी वो 5√5 सेंटीमीटर आएगी। क्या आप सहमत हैं? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, विश्वजीत सिंह जी 500% करवा दूंगा। विश्वजीत भाई कह रहा है कि सर बस अर्थमेटिक मैथ स्ट्रॉन्ग करवा दीजिए। जरूर करवाऊंगा। सवाल में कह रहा है कि भाई ई एफ सी डी का एरिया एक है, मैं गोले में डाल रहा हूं मतलब एरिया, और ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी का एरिया है 4। ध्यान देना ये पूरा एरिया है 4, पूरा एरिया 4 है। ई एफ सी डी का एरिया 1 है, तो एरिया कितना बना 3। ये तो था मेरे बच्चे एरिया का रेशियो। तीनों लाइनें पैरेलल है। कहता है ए बी की लेंथ है 20, बहुत सुंदर। सी डी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 10, बहुत सुंदर। कह रहा है ई एफ की लेंथ बताइए। करना क्या है, एक को इसके वर्ग से गुना करना। अब डायरेक्ट करूंगा, एक या चलो लिख देता हूं 1 गुना 20 का वर्ग जमा 3 को इसके वर्ग से गुना 3 गुना 10 का वर्ग बटे में 1 जमा 3। थोड़ा फास्ट करने कहें तो कैसे, 20 का वर्ग 400, 10 का 100, 100 300, 400 300 700, 700 बटे 4। तो मेरे बच्चे 700 में लिख देता हूं, चलो 700 बटे 4। अब आप शायद ये बात जानते होंगे कि भैया 700 को 7 गुना 100 लिखेंगे, 100 का वर्गमूल आएगा 10, अंदर बचा √7, और 4 का वर्गमूल आएगा 2, 2 2 5 10। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 5√7। आंसर आया 5√7। ये मेरा आंसर आ गया। आंसर आया मेरे बच्चे 5√7। मेरे प्यारे बच्चों ये भी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि अगर किसी ट्रेपीजियम में डायगोनल खींचे जाए और अगर उन डायगोनल का मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो जो लाइन बनेगी वो तीनों के पैरेलल, दोनों के पैरेलल होगी, और ईएफ की जो लेंथ होगी वो इन दोनों की लेंथ के डिफरेंस का आधी होगी, यानी ए बी माइनस सी डी बटे 2 होगा ईएफ की लेंथ, अगर डायगोनल के मिड पॉइंट मिलाए डायगोनल के। इस पे सवाल ले लिया। कह रहा है कि भैया ए बी की लेंथ है 12, ए बी और सी डी पैरेलल है बाबू, ठीक है जी। सवाल में कह रहा है ए बी की लेंथ है 12, डीसी की लेंथ है 7.2।
कहता है अगर इनके डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, अगर इनके डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाया जाए मेरे प्यारे बच्चों, इनके विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, तो कहता है इस लाइन की लेंथ क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन का नाम अगर ई एफ है, तो ई एफ की जो लेंथ होगी वो बेसिकली इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगी, यानी 12 माइनस 7.2 का आधा। तो मेरे बच्चे 12 में से 8 गया, 4 बचा, 0.2 हटाएंगे तो बचा 8, 2 से भाग देंगे तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। हाँ जी, ये मेरा आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल बीडी एंड एसी। अब कह रहा है ए बी एंड पी क्यू, ए बी की लेंथ है मेरे बाबू 4 और पी क्यू की लेंथ है 3। तो कह रहा है डीसी की लेंथ बताओ। तो मेरे बच्चे पी क्यू की लेंथ का जो फंडा होगा वो होगा डीसी माइनस ए बी बटा 2। अब पी क्यू की लेंथ है 3, डीसी का लेंथ हमको निकालना है बबुआ, ए बी का लेंथ है 4 बटा 2। तो भैया 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ा 10, तो डीसी की लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। ये मेरा राइट आंसर होगा मेरे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, सवाल में क्या कह रहा है, कहता है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और अगर इसमें डायगोनल खींचे जाए, अगर क्या खींचे जाए मेरे प्यारे बच्चों, डायगोनल खींचे जाए, एक डायगोनल ये वाला खींच दिया बाबू और एक डायगोनल हमने ये वाला खींच दिया। अगर हम दोनों डायगोनल खींच दे रहे हैं मेरे बच्चे, तो एक रिलेशन बनता है बहुत खूबसूरत, क्या कि दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ध्यान देना, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, दोनों डायगोनल दोनों विकर्णों के वर्गों का योग हमेशा ही बराबर होगा किसके, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू सी डी, ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू सी डी। क्या, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग नॉन पैरेलल लाइनें के वर्गों का योग, नॉन पैरेलल लाइनें ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ दोनों पैरेलल लाइन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ दोनों पैरेलल लाइन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है जी, इस फंडे पे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इस सवाल पे ये कहता है ए बी 8 सेंटीमीटर है भैया, डीसी बी सी 10 है, सी डी 12 है और मेरे प्यारे बच्चों ए डी की लेंथ है 16। बहुत बढ़िया। कह रहा है जी दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम बताइए, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की लेंथ बताइए क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होना है, दोनों नॉन पैरेलल लाइन के स्क्वायर का सम, तो 16 का वर्ग, दो मैं लिख दूं डायरेक्ट, 256 जमा 10 का वर्ग 100 प्लस में होगा ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, तो 12 गुना 8। अब देखिए मेरे बच्चे, जोड़ेंगे तो आएगा 356, 356, 12 7 84, 12 8 96, 96 दूनी कितना हुआ, 2 6 12, दोनी 18 और 1 19, 192। तो 6 और 2 8, 9 और 5 14 का चौका हसल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 548 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। 6 और 2 8, 9 और 5 14 का चौको हसल 1, 3 और 1 4 1 5, 548 मेरा राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा 548। हाँ जी, आइए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है भाई ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग ज्ञात करिए। देखिए मेरे भाई, कहता है ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग ज्ञात करिए।
AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर किसके होगा मेरे बच्चे? दोनों नॉन पैरेलल साइड्स के स्क्वायर का सम 5 का वर्ग 25 जमा 4 का वर्ग 16 जमा में ट्वाइस ऑफ दोनों पैरेलल लाइन की प्रोडक्ट के बराबर, तो 12 गुना 6। देखिए मेरे बच्चे 25 जमा 16 कितना हो गया भैया? 41। और 12 छिक 72 दूनी कितना हो गया? 144। 4 और 1 5, 4 4 8, 185। 185 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हाँ है ना। अब आते हैं आगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी ट्रेपीजियम में डायगोनल हम खींचते हैं, तो जब हम डायगोनल खींचेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही ये वाला कोण और मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर अंतःखंड के कोण। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों एंगल बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ही आपस में सिमिलर हो गई, समरूप हो गई। अगर दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप है मेरे प्यारे बच्चों, अगर दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप हो गई, तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। यानी जो रेशियो OC का OA के साथ होगा, वही रेशियो CD का मेरे बच्चे AB के साथ होगा, और वही रेशियो OD का OB के साथ होगा। मतलब बड़ा आसान है। यहाँ अल्फा के सामने OB लिखोगे तो यहाँ अल्फा के सामने OD है। यहाँ थीटा के सामने OC लिखोगे तो यहाँ थीटा के सामने OA लिखोगे। यहाँ ये वर्टिकल एंगल अपोजिट एंगल इक्वल है, तो इसके सामने ये, तो इसके सामने ये। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं सवाल पे। आइए, सवाल में कह रहा है भैया कि ये कोई ट्रेपीजियम है। आप करते रहिए, मेरा काम है फिगर को बना के दिखाना। आप करिए। सवाल में पढ़िए ध्यान से, इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर समझेंगे हिंदी में। कह रहा है इन ए ट्रेपीजियम वन डायगोनल डिवाइड्स द अदर डायगोनल इन द रेशियो 2:9। कहता है कि भाई एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 में विभाजित करता है, 2:9 में विभाजित करता है। यानी समझो ये डायगोनल इस वाले डायगोनल को 2:9 में बांट रहा है। आपने कहा ठीक है, अगर 2:9 में बांट रहा है ना मेरे बच्चे, तो मैंने अभी समझाया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सिमिलर होंगी, और अगर ये सिमिलर है तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 2:9 ही होना है, सेम रहेगा 2:9। तो 9 यूनिट 45 है, तो 1 यूनिट 5 है मेरे बच्चे, तो 2 यूनिट आएगा, 2 5 10। ये मेरा राइट आंसर। आइए भाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB और DC आपस में पैरेलल है। आपने कहा ये ओके रिपोर्ट है। अब कहता है AP की लेंथ है 3x-1। AP की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 3x-1। PC की लेंथ है 5x-3। BP की लेंथ है मेरे बच्चे 2x+1, और PD की लेंथ है 6x-1, 6x-5। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा, तो कह रहा है DB की लेंथ बताइए क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात खूबसूरती से समझते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, और चूंकि ये दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल होगी तो हर एक की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना है। तो यहां सिंगल एंगल के सामने 2x+1 है, तो यहां सिंगल एंगल के सामने है 6x-5। बहुत बढ़िया। यहां डबल एंगल के सामने है 3x+1, ना 3x माफ करिएगा -1, तो यहां डबल एंगल के सामने 5x-3। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखो 2x+1 को इससे गुना करोगे, +1 को 5x-3 से गुना करेंगे। यहां 3x-1 को मेरे प्यारे बच्चों
6x माइनस 5 से गुना करेंगे। गुना करेंगे मेरे बच्चे, 5 दूनी 10x स्क्वायर आएगा, ये माइनस 6x आएगा, ये प्लस 5x आएगा, और ये माइनस 3 आएगा। यहां जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 6 18x स्क्वायर, माइनस 3 को 5 से करेंगे 15x आएगा, माइनस 6x आएगा, प्लस 5 आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, यहां तक कि हमें समझ में आती है ये बात। अब कहानी को समझिएगा। अगर इतनी बात आप समझते हैं अब जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां है 18x स्क्वायर, यहां है 10x स्क्वायर, यहां 18x स्क्वायर है, यहां 10x स्क्वायर, तो घटाओगे क्या बचेगा 8x स्क्वायर। मैं उधर ले जा रहा हूं सबको, ठीक है जी। यहां 6 में से 5 गया, माइनस एक्स बचा, यहां 15 और 6 21, माइनस 21x है, यहां माइनस एक्स बचा, इधर जाएगा तो प्लस का होगा, 21 में से घटाया तो माइनस 20x आया। यहां 5 है, माइनस 3 उधर जाएगा, प्लस का होगा तो 8 आएगा, बराबर 0। पूरे में से मेरे प्यारे बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 2x स्क्वायर आया, माइनस 5x आया, और प्लस में 2 है। अब हमें कुल मिला के देखना है कि मल्टीप्लाई करें तो आए 4 और जोड़े घटाएं तो आए -5। तो आप कहेंगे सर एक -4 बना, एक -1 बना, क्योंकि इन्हें गुना किया तो +4 ही आया। तो आंसर मतलब फैक्टर होगा -4 -1, तो बटे में यहां 2 है तो 2 लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी समझाई थी। अब कोफिशिएंट ये था फैक्टर, तो एक्चुअल में यहां वैल्यू क्या आएगी, प्लस, दोनों जगह 2 से काटेंगे, ये 2 आएगा और ये 1/2, यानी x की वैल्यू या तो 1/2 होगी या 2 होगी। अब दोनों रख के चेक कर दो। उसने पूछा हमसे डीबी बताओ, तो डीबी 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 की लेंथ पूछिए। डीबी की लेंथ अगर जोड़ोगे तो क्या आएगी, 6x - 5 + 2x + 1, तो जोड़ोगे तो 6 2 8x और -5 जमा 1 -4। अब x की दो वैल्यू है, एक तो है 1/2, अगर मैं x की वैल्यू 1/2 ले लूंगा तो 1/2 से 8 को काटेंगे, 4 4 में 4 गया 0, तो उस हिसाब से तो डीबी की लेंथ 0 आ जाएगी, तो डायगोनल की लेंथ 0 थोड़ी होगी, तो फिर मैं 1/2 रखूंगा। अगर मैं 1/2 ना 2 रखूंगा तो 8 दूनी 16, 16 में 4 गया मेरे प्यारे बच्चों 12 मेरा राइट आंसर। तो या तो मेरा आंसर 12 होगा या फिर 0 0 हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ है, तो आंसर क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चे, 12। आराम से पहले समझो फिर आगे बात करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि इसी सवाल को अगर सर पेपर में उड़ाना हो तो कैसे किया जाए। देखिए ये तो तय है कि ये सवाल ने दिया हुआ, हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, हम इसे आगे की कहानी पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवालों का सबसे आसान तरीका ऑप्शन से उठा लीजिए। उसने कहा कि डीबी डीबी की लेंथ कितनी है, 6x - 5 जमा 2x + 1, 6 2 8x - 4, 8x - 4। अगर मेरे बच्चे ये 14 के बराबर है, मैं पहला ऑप्शन ठीक मान लेता हूं, तो 14 और 4 18, तो 8x की वैल्यू आई 18। अब x की वैल्यू आएगी 18/8 यानी 9/4, तो ये पॉइंटों में आप फंस जाओगे यहाँ वैल्यू रखते हो, वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगी। तो बेटर तरीका है कि इस वैल्यू को सबसे लास्ट में ट्राई करें। अगर देखना ही है, मैं अगला 12 लेता हूं, अगर यहाँ 12 लूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12 में से 5 गया 7, यहाँ 2 3 6 में से 1 गया 5 और 2 5 10 में 3 गया 7, रेशियो सेट आ गया, तो आंसर आ गया 12। यानी ऑप्शन से चला जाए, किससे जाया जाए मेरे बच्चे, ऑप्शन से जाया जाए सबसे पहले, वही एक तरीका आसान बैठता है। माफ करिएगा, बताइए सर। देखिए मेरे बच्चे, कहता है इन ट्रेपीजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC। कहता है एक ट्रेपीजियम है ABCD जिसमें AB DC के पैरेलल है, मान लीजिए बात। अब आगे कहता है DC इज ट्वाइस ऑफ AB, DC की लेंथ AB का डबल, यानी ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ 2 है, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। EF is drawn parallel to AB and AD at F and BC at E such that BE बटे EC 3/4 है, BE बटे EC 3/4 है। बस ये 1 2 को एक्चुअल मत समझना, ये समझना रेशियो दे रखा है, और ये भी रेशियो 3/4।
डायगोनल डी बी इंटरसेक्ट ई एफ एट ओ, कहता है ये यहां पे ओ पे काट रहा है। टू फाइंड द रिलेशन, सॉरी माफ करिए, द फाइंड देन फाइंड द रिलेशन, सवाल में कह रहा है देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ई एफ एंड ए बी। तो कहता है ई एफ और ए बी के बीच में संबंध बताना है, क्या होगा है? तो यार इसमें इसकी जरूरत कहां पड़ी? हम सवाल तो गलत नहीं पढ़ रहे हैं कुछ। इन ए ट्रेपेजियम एबीसीडी, ए बी इज पैरेलल टू डीसी, डीसी इज ट्वाइस ऑफ ए बी, इट इज ओके, ई एफ ड्राउन पैरेलल टू ए बी, कट्स AD at E, AD at F and BC at E such that BE बटे EC 3/4 है, डायगोनल DB cuts EF at O, then find the relation between FE and AB। बस तरीके, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें डायगोनल की जरूरत ही नहीं, करो भाई। देखिए यार बेहद आसान सवाल है, बेकूफ बना रखा और कुछ नहीं। आपको करना क्या होता है, इस रेशियो को इससे गुना करते हैं जब हमें EF की लेंथ निकालनी होती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, तो 4 को x से गुना करेंगे तो 4x आया, इस 3 को इससे 2x से गुना करना है तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6x आया, बटे में आया 3 जमा 4 7, 3 जमा 4 7, तो यह आया 10x बटे 7, 10x बटे 7। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है कि भैया ए बी और ई एफ में रिलेशन बताओ। तो मेरे बच्चे ए बी और ई एफ में मुझे रिलेशन बताना है, क्या होगा? तो आप ये बताओ कि ए बी की लेंथ क्या है, तो आप कहेंगे x, यानी ई एफ जो था वो बराबर है 10x बटे 7, 10/7x, और x की लेंथ थी ए बी। आपने कहा ठीक है, तो बस 7 को यहां गुना कर दो, तो 7 इंटू ई एफ, 7 इंटू ई एफ बराबर है 10 इंटू ए बी। आप कहें ठीक है, तो कह रहे हैं सर 7 इंटू ई एफ 10 इंटू ई बी। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों राइट और करेक्ट आंसर। अभिषेक कुमार बाबू एक बार आंसर किया करें, पिंटू कुमार बहुत बढ़िया। देखिए मेरे बच्चे अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सीखने जा रहे हैं ट्रेपीजियम का अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है क्या कि अगर किसी ट्रेपीजियम में दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी हो, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी हो, और दोनों पैरेलल लाइन की लेंथ भी आपको दे रखी है, लेट्स से ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, दोनों पैरेलल लाइन की लेंथ भी दे रखी है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखी है, तो ट्रेपीजियम का जो एरिया है मेरे प्यारे बच्चों वो होगा क्या, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू में एच, यानी हाफ इंटू बोथ ना, हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन प्लस ना इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन। ये हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों ट्रेपीजियम के एरिया का सूत्र। बताइए, ये 20 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, कहता है इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो मेरे प्यारे बच्चों 18 सेंटीमीटर है। सवाल में कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, 20 + 25 इंटू 18, 2 से काटेंगे 9 आया, 20 और 25 45, 45 गुना 9 करेंगे। अब भैया करेंगे तो 9 5 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा था एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज दिस, इट्स पैरेलल साइड एट दिस एंड दिस। कहता है इसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को h मान ले रहे हैं, x दे रखा है उसने लेंथ। तो कह रहा है x की वैल्यू बताओ। तो भैया फार्मूला होगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, तो 30 और 28 को जोड़ेंगे तो आएगा 58, इंटू में प्रोडक्ट ऑफ ना, इंटू में प्रोडक्ट ऑफ मतलब इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन वो x, और ये एरिया बराबर दे रखा है 580 के। तो देखिए मेरे बाबू कितना आसान हो गया, 58 से 58 उड़ा, x की वैल्यू 10 दूनी 20 आ गई।
ऑप्शन है बी आ रहा है, क्या करें? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। कहता है एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम इज दिस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल लाइन इज 24 सेंटीमीटर। कहता है ये है 24 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर। एंड द रेशियो पैरेलल साइड्स इज 5:3, यानी ये 5x है तो ये मेरे प्यारे बच्चों 3x है। एरिया दे रखा है तो एरिया का फंडा होगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, जोड़ेंगे तो 5 और 3 8x आएगा मेरे प्यारे बच्चों। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 24 और ये एरिया मेरे प्यारे बच्चों 1440। अब 12 से काटेंगे मेरे भाई, 12 12 144, जीरो आया। 8 से काटेंगे 15 आया। अब कह रहा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई याद करिए, 5x तो 15 5 75 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो करेक्ट आंसर होगा 75 सेंटीमीटर। देखिए बाबू ध्यान से, सवाल में कह रहा है ए फार्मर लैंड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम विच हैज इट्स पैरेलल साइड मेजरिंग दिस यार्ड एंड दिस यार्ड। कहता है जो पैरेलल लाइनें हैं उनकी लंबाइयां 2.56 गज है और 3.44 गज है। बहुत सुंदर। द कोस्ट ऑफ प्लगिंग, प्लगिंग माने जोतना, खेत को जोतना, ऑफ द लैंड इज रुपीज 1800 पर स्क्वायर यार्ड। कहता है खेत को जोतने की जो लागत है वो 1800 रुपए प्रति गज, प्रति वर्ग गज की लागत है। वट अमाउंट विल हैव टू बी स्पेंट इन ऑर्डर टू प्लग द एंटायर लैंड। तो कहता पूरे खेत को जोतने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। किसान के पास समलंब आकार की जमीन है जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई इतनी इतनी है। इंग्लिश में हाँ इंग्लिश में, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज दिस। कहता डिस्टेंस इतनी, तो ये लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों दे रखी है हमको कितना 144, मतलब 1.44। अब देखिए एरिया निकालेंगे तो वो आएगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, जोड़ेंगे तो भैया 3 2 5 और 1 6 आया, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बोथ पैरेलल लाइन दैट इज 1.44। इतना आया एरिया। अब कह रहा है कि इसका जो खर्चा है वो खर्चा है मेरे प्यारे बच्चों 1800 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर का 1800 रुपए खर्चा है, तो इसका कितना है। अब देखिए डेसिमल हटा दूंगा मेरे बच्चे तो 2 जीरो गायब, बिल्कुल ठीक है। 2 से काटना बेहद आसान है, 3 आया। अब भैया गुना करना है और गुना करके हमारा आंसर देखते हैं यूनिट डिजिट से कुछ बनती है। 8 चौक 32, 3 दूनी 6 बन रहा है, 6 केवल एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई सवाल को, सवाल में कह रहे हैं ट्रेपीजियम ABCD, AB एंड CD आर पैरेलल, ABCD, AB एंड CD आर पैरेलल, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। देखिए मेरे बच्चे E और F दोनों मिड पॉइंट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों E और F दोनों मिड पॉइंट है तो ये तय है कि ये लेंथ हमारे पास 8 है, ये लेंथ 11 है, तो मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये लेंथ क्या होगी, इन दोनों की जोड़ की आधी, 11 और 8 19, 19 का आधा कितना होगा भाई 20 का आधा 10, 19 का 9.5, तो ये लेंथ होगी 9.5। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए क्या कि हम इस बात को बड़ी खूबसूरती से जान सकते हैं कि सर अगर ये मिड पॉइंट है तो जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल लाइन की होगी ना, उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल लाइन की भी होगी। क्या अगर मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन इन दोनों लाइनों के पैरेलल है तो जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी होगी उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे क्या करना है, दोनों का एरिया डिफाइन करना है। तो इसका पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन। तो 9.5 जमा 8 करेंगे तो 9 8 17.5 गुना हाइट हो गई h। इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू में सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, तो 11 जमा 9.5, 11 और 9 20.5 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस h ही रहेगी क्योंकि मिड पॉइंट है। अब मेरे बेटे कटिंग चलेगी, h से h गया, हाफ से हाफ गया, डेसिमल से डेसिमल गया, 5 से कट रहा है, 5 3 15, 5 5 25,
5 चौक 20, 5 एकम 5, 41। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर है 35/41। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 35/41। आंसर आया मेरे भाई 35/41। तो चलो मेरे बच्चे, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी आपसे कल मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।